नमस्कार दोस्तों, आज मैं आर्टिकल 33 पढ़ाने जा रहा हूँ। 32 1 से लेकर 32 तक पढ़ा दिया हूँ। आर्टिकल 1 से 32 तक पढ़ा दिया हूँ, जिसमें आर्टिकल 32 में था रीट 5 प्रकार के होते हैं, जैसे बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। मैंने बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार, परीक्षा पढ़ा दिया हूँ। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख लें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज आर्टिकल 33 आर्टिकल 33 क्या कहता है? मूल अधिकार को सीमित करना। क्या कहते हैं? मूल अधिकार को सीमित करना। मूल अधिकार को सीमित करना। आर्टिकल 33 क्या कहता है? मूल अधिकार को सीमित करना। जैसे आप मान लीजिए कि सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, एग्जाम्पल में ले लीजिए, किसको मूल अधिकार को सीमित करना। आर्टिकल 33 किसको मूल अधिकार को सीमित करेगा? तो दोस्तों, सेना को। जैसे सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, इन लोगों को कुछ, सेना, गुप्त, राजदूत, मीडिया, इन लोगों को कुछ जो अधिकार होते हैं उसको सीमित कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है कि जैसे दूसरे देश के, जैसे गुप्तचर है, आप दूसरे देश में रह रहे हैं तो आप हर कुछ यूज नहीं कर सकते। सेना की हर कुछ आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो सरकार के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, उसकी कुछ प्रोटोकॉल होता है। राजदूत, तो इसलिए इसका कुछ अधिकार सीमित कम कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है? मूल अधिकार को कुछ सीमित कर दिया जाएगा। कुछ ही लोगों के लिए होता है, जो जैसे सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, इसके लिए होता है। तो आप समझ गए आर्टिकल 33। तो याद रखिएगा, आप क्या आएगा? आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या है? मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 में क्या है? मार्शल लॉ। सैन्य कानून लागू होना। सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित करना, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू होने पर, सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित करना। मूल अधिकार को सीमित करना। दोस्तों, अगर आर्टिकल 34 क्या कहता है? यह कहता है कि मार्शल लॉ लग जाएगा। दोस्तों, इसमें क्या होगा? मार्शल लॉ, तो सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप सुनते हुए कि नागालैंड, मणिपुर, कुछ जो पूर्वोत्तर के राज्य है, उसमें मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ दंगा हो जाता है, कुछ इस तरीके घटना के देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ सैन्य कानून लगा दिया जाता है। जब ये सैन्य कानून लगेगा तो जो आपको मूल अधिकार है ना, उसको सीमित कर दिया जाता है। ये हर जगह नहीं लगाया जाता है सैन्य कानून, मार्शल लॉ। कुछ ऐसे क्षेत्र में लगाया जाता है जहाँ घटना घटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। घटना घटती ही रहती है। आप देखते हैं मणिपुर में जैसे महिलाओं को निवस्त्र करके घुमा दिया गया था, चाहे वहाँ नागा और कुकी के बीच बहुत, तो ये सब के लिए मार्शल लॉ है। तो आर्टिकल 34 आप समझ गए होंगे। मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू होने पर आपके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? संसद मूल अधिकार को संसद मूल अधिकार को
संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। कानून बना सकती है। क्या है? संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 34 संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती हैं। समझ गए? आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 आप देख लीजिए। आर्टिकल 35 होगा दोस्तों, सॉरी, आर्टिकल 35 होगा ये। अब आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है? तो आर्टिकल 36 कहते हैं पूर्ण रूप से राज्य से संबंधित है। आर्टिकल 36 क्या है? पूर्ण रूप से राज्य से संबंधित है। पूर्ण रूप से राज्य से संबंधित है। क्या है? राज्य से संबंधित है। पूर्ण रूप से राज्य से संबंधित। आर्टिकल 37 देख लीजिए। आर्टिकल 37 क्या कहता है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? इसे न्यायालय द्वारा लागू, अभी याद करते जाइएगा दोस्तों, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 हो गया। आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता की कल्याण करेगी। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 मतलब सरकार जनता की कल्याण करेगी। सरकार जनता की कल्याण करेगी। क्या करेगी? कल्याण करेगी। आर्टिकल 37 लोक कल्याण की अभिवृत्ति, ये भी लिख लीजिए। लोक कल्याण की अभिवृत्ति। तो आर्टिकल 38 आप समझ गए। अब आर्टिकल 39 समान कार्य के समान वेतन देना पड़ेगा। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए आपको समान वेतन देना पड़ेगा। क्या कहता है आर्टिकल 39? समान कार्य के लिए समान वेतन देना पड़ेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन देना पड़ेगा आपको। समान वेतन आर्टिकल 39 का
आर्टिकल 39 क्या कहते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन आपको देना होगा। ऐसे नहीं कि आप काम करा दिए आप वेतन कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल फिर देख लीजिए, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A क्लॉज, आर्टिकल 39 क्लॉज ए में, तो आर्टिकल 39 क्लॉज ए में क्या कहता है, तो निःशुल्क विधि, निःशुल्क विधि मिलेगा आपको, निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क निःशुल्क विधि सहायता, विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। दोस्तों आर्टिकल 39A में क्या हो जाएगा, निःशुल्क विधि सहायता। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम कर दिए, चाहे मान लीजिए आपको जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन आपको पास पैसे नहीं है वकील हायर करने का, वकील करने का, तो इसमें क्या होगा, आप इस स्थिति में क्या होगा, तो आपको सरकारी वकील दिया जाएगा। मान लीजिए आप कोई मर्डर करके चले गए हैं, चाहे कोई अपराध करके चले गए, लेकिन आपको कोई पैसे नहीं, आपको न कोई आपको आ रहा है, न आपके तरफ से कोई वकील कर रहा है, तो इस स्थिति में गवर्नमेंट एक वकील देती है, सरकारी वकील, उसी को बोला जाता है निःशुल्क विधि सहायता। आपको दिया जाएगा, आपके तरफ से वो सरकारी वकील आपका केस लड़ेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसके तरफ से, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई केस ही नहीं लड़ने आता है, 10-10 साल वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन उसको आज तक कोई पूछने वाला नहीं आया। उस स्थिति में गवर्नमेंट उसको वकील मतलब सरकारी वकील उसके तरफ से केस लड़ता है, तो उसी को निःशुल्क विधि सहायता आपको दिया जाएगा। आर्टिकल 39A में कहता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कर दिए कोई नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा होता है बहुत बार कि 10-10 साल तक आपका केस कोई सुनने वाला नहीं है, होता है, लेकिन ये भी प्रावधान है कि आपको वकील दिया जाएगा, आपको निःशुल्क सहायता प्रदान किया जाएगा आपको कि आपके तरफ से वो केस लड़े, सरकारी वकील। तो समझ गए। 39A में क्या है, आर्टिकल 39A, निःशुल्क विधि सहायता आपको दिया जाएगा। ऐसी बात है कि ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिया जाएगा, समझ गए। 39A, उसके बाद आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या कहता है देख लीजिए। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। तो आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो समझ गए। उसके बाद आर्टिकल आप देख लीजिए। उसके बाद आर्टिकल 40 हो गया, 41, 42, 43। इसमें एक ट्रिक है, द, म और न, दमन, द, म और न, दमन, याद रखिएगा इसको। दमन क्या याद रखना है, दमन। तो इसको 41, ये हो गया 42 दोस्तों, ये 43, ये आर्टिकल है 41, 42 और 43। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और 43। और ये क्या है, दमन है, दमन याद रखिएगा। 10 से होगा दशा, 10 हो गया दोस्तों दशा। म से हो गया मनुचित, मनुचित। और न से क्या होगा, न मतलब निर्वाह, न मतलब निर्वाह, न मतलब क्या हो गया, निर्वाह। समझ गए। 41, 42 और 43 आर्टिकल द, म, न, दमन। द मतलब दशा, म मतलब मनोचित, न मतलब निर्वाह। समझ गए। 41, 42 और 43 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। दशा मतलब क्या हो गया, दशा मतलब तो कुछ दशाओं में याद रखिएगा, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, सरकारी सहायता आपको दिया जाएगा। क्या होगा, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। जैसे आप एग्जाम्पल में मान लीजिए, एग्जाम्पल में बुढ़ापे में पेंशन देना,
बुढ़ापे में पेंशन देना, पेंशन देना, विकलांग शिक्षा, ये सब हो गया। विकलांग को सहायता करना, उसके बाद शिक्षा हो गया। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता आपको दी जाएगी। कुछ दशा क्या होगी? तो बुढ़ापे में पेंशन देना, विकलांग को सहायता प्रदान करना, बच्चे को शिक्षा देना, तो ये सब आ जाएगा। मनोचित मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 न्याय संगत मनोचित दशा, न्याय संगत मनोचित दशा क्या हो जाएगा? न्याय संगत मनोचित दशा, मनोचित दशा, न्याय संगत मनोचित दशा। दोस्तों 42 में क्या है? न्याय संगत मनोचित दशा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? तो प्रसूति सहायता, महिला कर्मी को इसमें हो जाएगा दोस्तों प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता हो जाएगा। महिला कर्मी को बच्चे होने से, महिला कर्मी को बच्चे होने से 3 माह पूर्व और बच्चे होने के 3 माह बाद तक छुट्टी दिया जाए, 3 माह बाद तक छुट्टी दिया जाए। समझ गए? आर्टिकल 42 क्या कहता है? मनोचित दशा, न्याय संगत मनोचित दशा, मतलब इसमें कहता है कि प्रसूति सहायता आपको दिया जाएगा। जैसे कोई महिला गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है चाहे प्राइवेट है, प्राइवेट में तो नहीं देता है दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, तो मान लीजिए इसमें क्या है कि मान ला कि कोई महिला गर्भवती है, तो उसको जब डिलीवरी होने वाला है उससे 3 महीना पहले, मान लीजिए कि 9 महीना में डिलीवरी होना है, तो 6 महीना जब हो जाएगा तो उसको छुट्टी दे दिया जाएगा। जब उसका डिलीवरी हो जाएगा, मान लीजिए बच्चे हो गए तो 3 महीना बाद तक छुट्टी दिया जाएगा। तो मतलब टोटली 6 महीने तक छुट्टी हो गया, 3 महीना पहले 3 महीना बाद छुट्टी दिया जाए। तो भाई जब महिला को देगा तो उनको पापा को भी तो छुट्टी चाहिए, छठियार उठियार मनाने के लिए, हाँ, पार्टी सार्टी करने के लिए। तो आर्टिकल न तो 41, 42, 43, तो आर्टिकल 43 उनके पापा के लिए कुछ प्रावधान कर दे दोस्तों। नहीं दोस्तों, 42 में ये है, तो उसको दे दिए। महिला को 3 माह पहले या 3 माह बाद तक छुट्टी दे दिया जाएगा। उनको पिताजी को भी तो चाहिए, तो उनको पिताजी को 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जाएगा। जो बबुआ होंगे तो बबुआ के जो पिताजी होंगे उसको 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक, मान लीजिए कोई डिलीवरी होने से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक, तो बबुआ के पिता को भी 1 महीना छुट्टी हो गया और बबुआ के माताजी को 6 महीना तक छुट्टी मिल गई। तो समझ गए? आर्टिकल 42 न्याय मनोचित दशा, प्रसूति सहायता है। इसमें क्या हो जाएगा? महिलाओं को 3 महीना पूर्व या 3 महीना बाद तक छुट्टी दिया जाएगा। उन बबुआ के जो पिताजी होंगे उसको 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जाएगा। समझ गए? आर्टिकल 43 ये क्या कहता है देख लीजिए। ये निर्वाह मजदूरी कहता है, लिविंग वेज। इतनी सैलरी दीजिए कि उसका जीवन बीत सके दोस्तों, लिविंग वेज निर्वाह मजदूरी होता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? 43 निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज। लिविंग वेज मतलब इतनी सैलरी दीजिए कि उसका जीवन बीत सके, इतनी सैलरी दीजिए कि उसका जीवन कम से कम बीत सके। बताइए, आजकल 200 रुपया 125 रुपया अभी भी देखते हैं गवर्नमेंट जो मनरेगा देती है, कितने 150-200 रुपये देती है।
क्या उसे, अगर एक व्यक्ति 200 रुपये कमाएंगे, क्या वो जी पाएंगे आज के डेट में? 50 रुपये आटा केजी हो गया, 50 रुपये चावल बिक रहा है। तो आप निर्वाह मजदूर मतलब इतनी भी तो सैलरी दीजिए कम से कम, कि वो जीवन यापन कम से कम जी सके, खाना तो खा सके। तो आर्टिकल 33 वहीं कहता है दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल 43 हो गया। आप 43 को देख लीजिए। आर्टिकल 43 क्लॉज ए देख लीजिए आप। आर्टिकल 43 क्लॉज ए, इसमें क्या कह रहा है? कामगारों की भागीदारी दोस्तों, कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी होगी, कामगारों की भागीदारी। गांधी जी जो टर्टशिप का सिद्धांत दिया था, जो हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को यहाँ से रिलेट आप कर सकते हैं। कामगारों की भागीदारी, कोई भी निर्णय लेने में, एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि कोई भी निर्णय लेने में कामगारों की भागीदारी हो, कामगारों की भागीदारी हो, कोई भी निर्णय लेने में कामगारों की भागीदारी हो। मान लीजिए कोई काम कर रहा है कंपनी में, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, तो उसकी कोई एक इस तौर पे देखा जाता है ना वर्कर को, कि सिर्फ वो काम करके जाता है, लेकिन असली जो व्यक्ति होता है वही होता है, मेन चीज़ तो वही करता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ होता है तो वर्कर ही तो करता है, तो उसकी भी भागीदारी हो, उसे भी पूछा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसे भी पूछा जाए, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय लेने में कामगारों की भी भागीदारी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कामगारों से भी सलाह लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेता है सलाह। आज के डेट में कौन लेता है? कोई नहीं लेता है। अब देखिए आर्टिकल 43 क्लॉज बी, आर्टिकल 43 क्लॉज बी क्या कहता है? तो यह सहकारी समिति की बात करता है दोस्तों, कोऑपरेटिव की बात करता है। सहकारी समिति की बात करता है, सहकारी समिति की बात करता है। कोऑपरेटिव की बात करता है। तो आर्टिकल 43 बी क्या कहता है? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव की बात करता है दोस्तों। ये मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लोगों के समूह मिलकर काम करना। क्या हो गया? कुछ लोगों के समूह मिलकर काम करना, कुछ लोगों के समूह मिलकर काम करना, कुछ लोगों के समूह मिलकर काम करना, कोऑपरेटिव। आर्टिकल 43 बी में क्या कहता है? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव, कुछ लोगों के समूह मिलकर काम करना। जैसे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, गांव समाज में हो गया, जैसे दूध वगैरह में जो मिल्क वगैरह होता है उस समय काम करना, तो ये सब क्या हो जाता है? कोऑपरेटिव में ही आ जाता है। अब आर्टिकल 44 देख लीजिए। अब आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में क्या है? समान सिविल संहिता है, समान सिविल संहिता है। इसमें समान सिविल संहिता है, समान सिविल संहिता है, समान सिविल संहिता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कहा जाता है, यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अंदर क्या क्या आता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर एग्जाम्पल में देख लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जैसे गोवा में लागू किया है, कोड को गोवा में लागू कर दिया गया है, इसको राज्य के सहमति पर छोड़ दिया गया है, लागू करे या न करे। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसको गोवा में लागू कर दिया गया है, गोवा में लागू कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है, कहाँ लागू कर दिया गया, इसे गोवा में लागू कर दिया गया है। इसको राज्य के सहमति पर छोड़ दिया गया है कि आपको लागू करना है तो करे या न करना है तो न करे, सहमति पर छोड़ दिया गया है। राज्य के सहमति पर छोड़ दिया गया है। अगर आपको लागू करना है तो करे या नहीं करना है तो नहीं करे। इसमें क्या आ जाता है, तो विवाह, तलाक, तीसरा वसीयत, चौथा गोद वगैरह लेना, बच्चे को जो लेता है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। तो आर्टिकल 44 समझ गए, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको दोस्तों गोवा में लागू कर दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट इसको छोड़ दिया है कि अगर आपको लागू करना है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर आपको लागू करना है तो करे, अगर नहीं करना है तो न करे। इस पर कोई ऐसी प्रेशर नहीं है कि आपको लागू ही करना है। इसमें क्या विवाह, तलाक, वसीयत, गोद, है ना, यही सब आ जाता है। अब आर्टिकल 45 देख लीजिए। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले, प्राथमिक शिक्षा मिले। क्या हो गया दोस्तों, आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष को बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में डाल दिया गया, मूल अधिकार में डाल दिया गया। शिक्षा के अधिकार को कहाँ डाल दिया गया, मूल अधिकार में डाल दिया गया। आर्टिकल 21A RTE कल कैसे, तो क्या है आर्टिकल 45 क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिले। 86वां मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में डाल दिया गया। शिक्षा के अधिकार को किस में डाल दिया गया, मूल अधिकार में डाल दिया गया। तो समझ गए आप लोग, तो आर्टिकल 45 समझ गए। अब आर्टिकल 46 देख लीजिए। आर्टिकल 46 क्या कहता है, तो आर्टिकल 46 कहता है SC ST की विशेष प्रावधान, SC ST की विशेष प्रावधान करता है। SC ST की विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल
46 SC/ST की विशेष प्रावधान करता है, विशेष प्रावधान करता है। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है इसमें। आर्टिकल 46 क्या कहता है? तो SC/ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है इसमें। आर्टिकल 47 अब देख लीजिए, आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो पे पहली बार आया है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब, अगर देख रहे हैं पहली बार तो शेयर ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। और 70 BPSC आगामी जितने भी एग्ज़ाम है, 70 BPSC, UP PCS प्री है, RO ARO, बहुत सारे एग्ज़ाम है दोस्तों। चुनाव के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले, तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए और रिजल्ट लाइए, यही शुभकामनाएँ हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंटिन्यू पढ़िए, यानी कि आज पढ़े 2 दिन बाद फिर पढ़ रहे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यू पढ़िए, रिजल्ट भी आएगा। आर्टिकल 47 क्या कहता है? पोषाहार। क्या कहता है? पोषाहार। पोषाहार कह रहा है मतलब मिड डे मील। इसमें डाल सकते हैं कि मिड डे मील, मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है, मिड डे मील देना, मिड डे मील देना। नशीली दवा पर प्रतिबंध लगाना, शराब पर प्रतिबंध लगाना, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, शराब पर प्रतिबंध लगाना, शराब पर प्रतिबंध लगाना, शराब पर प्रतिबंध लगाना, शराब पर प्रतिबंध लगाना। तो आर्टिकल 47 यही कहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आर्टिकल 48 कल पढ़ाया जाएगा आपको लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को, हम कुछ मेहनत करते हैं तो कुछ आप भी कीजिए और पढ़िए। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बताइए, तो आपको वीडियो मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।